बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं। ये रेस्ट और मोशन के बारे में है, लेकिन इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। ऐसा भी है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त में रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि फॉर सेम इवेंट टू ऑब्जर्वर कैन हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, यानी किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में या मोशन में होना डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर वो शख्स है जो मुशाहिदा करने वाला है, जो देखने वाला है, और इवेंट वो काम जो हो रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक काम दो ऑब्जर्वर के लिहाज से उसके मुतालिक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, यानी मुख्तलिफ मुशाहिदात हो सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल बता दूं। एक बस है जो कि रोड पर है और हरकत में है। अब बस में जो बैठे हुए लोग हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, तो किसी एक पैसेंजर को दूसरा पैसेंजर रेस्ट में नज़र आता है। लेकिन जो ग्राउंड पे या रोड के किनारे खड़ा शख्स है तो वो उस बस को देख रहा है और उसके हिसाब से, उसके अंदाजे के मुताबिक, मुशाहिदे के मुताबिक ये सब लोग हरकत में हैं, यानी पैसेंजर इन मोशन है अलॉन्ग विद द बस। इसी तरह से जो बस के अंदर बैठे हुए मुसाफिर हैं, जब वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो उनको जो दरख्त है पीछे की तरफ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह जब वो ज़मीन को देख रहे हों तो रोड पीछे की तरफ हरकत करती हुई दिखाई दे रही है। सो इसका मतलब ये है कि इवेंट एक है, लेकिन दो ऑब्जर्वर के लिहाज से कभी रेस्ट में है, कभी मोशन में है। इधर दो ऑब्जर्वर, एक बस में बैठा हुआ शख्स या बस में बैठे मुसाफिर और दूसरा रोड के किनारे खड़ा शख्स। इसलिए कहते हैं दस मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। मतलब ना मोशन एब्सोल्यूट है ना रेस्ट एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब जो हर किसी को एक जैसा दिखाई देता हो उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। तो मोशन और रेस्ट दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है, यानी ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि वो उसको कैसे देखता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव आपको फर्दर एग्जांपल से समझा देता हूं। एज पोजीशन नीड रेफरेंस, पोजीशन के बारे में डिटेल से बताया। किसी शख्स के किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए रेफरेंस ज़रूरी है या हवाला देना ज़रूरी है। देयरफॉर रेस्ट एंड मोशन आल्सो नीड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। इसलिए रेस्ट और मोशन के लिए ऑब्जर्वर ज़रूरी है। कौन सा ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देखता है? एग्जाम्पल 1, इस एरोप्लेन में अंदर से मुसाफिर दिखाए गए हैं। ये जो पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं, ये एक दूसरे के लिहाज से एट रेस्ट है। या ये जो स्टीवर्ड है, अगर ये इन मुसाफिर को देखे तो इस स्टीवर्ड के लिहाज से ये मुसाफिर एट रेस्ट है, और इन मुसाफिर या पैसेंजर के लिहाज से स्टीवर्ड इन मोशन है। सो इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये सब एट रेस्ट है। लेकिन ग्राउंड से, ज़मीन से कोई ऑब्जर्वर देख रहा हो तो उसको ये जहाज़ हरकत में दिखाई देता है, इसलिए जहाज़ इन मोशन है। ये जो एरोप्लेन है ये मोशन में है। सो ग्राउंड के लिहाज से इन मोशन, जबकि प्लेटफॉर्म उसके अंदर के लिहाज से, जहाज़ के अंदर के लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से ये सब एट रेस्ट हैं।
एक और एग्जाम्पल जिसमें ट्रेन दिखाई गई है। इस ट्रेन में एक लड़की है सारा, जो इसमें बैठकर जा रही है, और दूसरा उसका कज़न है जॉन, जो उसको सी ऑफ करने आया है। नाउ व्हाट सारा सी फ्रॉम द ट्रेन, व्हाट जॉन सी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगर आप देखें, जब सारा ट्रेन में बैठकर जा रही है तो उसे जॉन राइट की तरफ हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जॉन को सारा लेफ्ट की तरफ हरकत करती हुई दिखाई दे रही है। सो इसका मतलब ये है कि जॉन के लिहाज से सारा इन मोशन है, जबकि सारा के लिहाज से जॉन इन मोशन है। तो इस वक्त ये रेस्ट और ये मोशन दोनों रिलेटिव हो गए, क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जर्वर हैं। जॉन एक ऑब्जर्वर है और सारा एक ऑब्जर्वर है, इसलिए दोनों के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। Another example, teacher is teaching in the class. किसी क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है। टीचर हरकत करती हुई दिखाई देता है स्टूडेंट के लिहाज से। जब स्टूडेंट्स टीचर को देखते हैं तो इन मोशन है, लेकिन जब टीचर स्टूडेंट्स को देखते हैं तो स्टूडेंट्स भी हरकत में होते हैं, क्योंकि जब टीचर आगे जा रहा होता है तो स्टूडेंट्स पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्केलर्स और वेक्टर्स। जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर्स कहलाते हैं और कुछ वेक्टर्स कहलाते हैं। आपको मैं सबसे पहले स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज़ समझा देता हूँ। इसकी डिफिनीशन इस तरह से है, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी completely described by only its magnitude। स्केलर्स को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सबसे पहले ये समझा देता हूँ। मैग्नीट्यूड की डिफिनीशन ये है, अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। जब किसी नंबर के साथ यूनिट बताया जाए तो ये मैग्नीट्यूड बनता है। आपको कुछ मिसालों से समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास है इज़ इक्वल टू 2 किलोग्राम। फ़र्ज़ करें कोई चीनी आप दुकानदार से लेते हैं जो कि 2 किलोग्राम है, तो इसमें 2 नंबर है और किलोग्राम इसमें यूनिट है, तो 2 किलोग्राम दोनों मिलके मैग्नीट्यूड बनता है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप दुकानदार से शुगर ख़रीदते हैं तो उसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दुकानदार से कहते हैं 2 किलोग्राम शुगर दे दो, तो वो समझ जाता है। इसलिए ये जो मास है स्केलर है और इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेंथ भी स्केलर है। अगर लेंथ 3 मीटर हो तो इसमें 3 नंबर मीटर यूनिट, सो ये 3 मीटर मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसलिए लेंथ की वजाहत सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो सकती है। इस तरह से टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर टाइम 5 सेकंड है, जिसमें 5 नंबर है, सेकंड इसमें यूनिट है, तो 5 सेकंड दोनों मिलके मैग्नीट्यूड। इस टेबल में स्केलर क्वांटिटीज़ को समराइज करके दिखाया गया है। डिफाइन इस तरह करते हैं, दीज क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब एग्जांपल्स ये हैं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। स्पीड स्केलर है, गाड़ियों में स्पीड मीटर लगा होता है जो सिर्फ गाड़ी की स्पीड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। मास, इस तरह से एनर्जी भी है,
डेंसिटी है, पावर, लेंथ, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। मिसाल के तौर पर आप 100 स्क्वायर फीट लिखते हैं तो स्क्वायर फीट यूनिट है, 100 नंबर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसकी वजाहत होती है। वॉल्यूम भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, टेम्परेचर भी स्केलर है और वर्क भी स्केलर है। अदर क्वांटिटीज वेक्टर्स, या इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी वजाहत हम तब कर सकते हैं जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताया जाए। डायरेक्शन की बात करते हैं, हमारे यहाँ 4 डायरेक्शन हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके अलावा जब हम पेपर पर कोई वेक्टर ड्रा करते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन एंगल से बता देते हैं। आपको जो वेक्टर्स हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इनकी कुछ मिसालें बता देता हूँ और उससे समझा देता हूँ। इस टेबल में वेक्टर क्वांटिटीज़ दिखाई गई हैं। आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं, हैव मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, मतलब दिस क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनकी वजाहत के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ती है। इनके एग्जाम्पल्स में डिस्प्लेसमेंट है। ये दरअसल शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखते हैं। इसी तरह से वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताते हैं। स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला एक जैसा है, लेकिन इनमें जो एक फ़र्क है वो ये कि वेलोसिटी में डायरेक्शन बताना पड़ती है। इसलिए किसी कार में स्पीड मीटर होता है, उसको वेलोसिटी मीटर इसलिए नहीं कहते कि उसमें सिर्फ कार की स्पीड बताई जाती है, डायरेक्शन नहीं बताई जाती। वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड के साथ, और इसका जो डायरेक्शन है हमेशा ज़मीन की तरफ होती है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वजाहत के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी आप फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ डायरेक्शन होता है। आप जानते हैं, दरवाज़ा बंद करने के लिए या खोलने के लिए किसी ख़ास डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं। इसलिए अक्सर शीशों के दरवाज़ों पर पुश या पुल लिखा होता है। जब पुश लिखा हो तो इसका मतलब आपने धक्का देना है, फोर्स आगे की तरफ लगानी है, और जब पुल हो तो आपने खींचना है, फोर्स पीछे की तरफ लगानी है, अपनी तरफ लगानी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए जाते हैं। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताया जाता है। इसी तरह से ग्रेविटी, या इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वो फोर्स जिससे ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। तो इसमें भी डायरेक्शन बताना पड़ता है।